प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हम ये जान चुके हैं कि पुरातात्विक साक्ष्यों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है अभिलेख से संबंधित, जिसके विषय में मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। आज हम चर्चा करेंगे मुद्राओं से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों के विषय में। मुद्रा अथवा सिक्के भी प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। इनकी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में सिक्कों की प्राचीनता लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है, या यूं कहे कि पहली बार भारत में जो सिक्के प्राप्त होने शुरू हुए वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होते हैं। बड़ी मात्रा में पहली बार भारत में जो सिक्के या मुद्राएं हमें देखने को मिलती हैं वो हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल के समय से देखने को मिलती हैं। भारत में प्राप्त प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जिन्हें हम पंचमार्क कॉइन भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी धातु को पीट कर बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। इन्हीं को साहित्य में कारशापण भी कहा गया है। आहत सिक्के मुख्य रूप से चांदी को पीट कर बनाए गए हैं, किंतु हमें इस काल में तांबे, शीशे तथा पंच धातु से निर्मित सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, परंतु अधिकांश सिक्के चांदी के हैं। इन सिक्कों पर हमें विविध आकृतियां मिलती हैं। पहली बार सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों के काल में हुआ। 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें पूर्ण रूप से मुद्राओं से ही प्राप्त होता है। प्राचीन भारतीय मुद्राएं इतिहास के निरूपण में हमें निम्नलिखित प्रकार से सहायता करती हैं। फर्स्ट पॉइंट, मुद्राओं से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसमें आप देखेंगे कि इन मुद्राओं पर राजा का नाम, उसकी उपाधि, उस सिक्के को जारी करने की तिथि अथवा राजा का शासनकाल, राजचिन्ह और जिस धर्म को वह मानता है उसका धर्म चिन्ह मिलता है। इनसे इतिहास में राजाओं के वंश वृक्ष अर्थात उनकी वंशावलियाँ, उनके महत्वपूर्ण कार्य, उनका शासनकाल तथा उनके समय की विविध महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं धार्मिक घटनाएं हमें तत्कालीन इतिहास के निरूपण में इन सिक्कों अथवा मुद्राओं से महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। सेकंड पॉइंट, मुद्राओं पर जो विशेष चिन्ह कभी कभी हमें मिलते हैं वो किसी विशेष घटना के सूचक होते हैं। उदाहरणार्थ, समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर हमें अश्व और यूप का चिन्ह मिलता है और उस पर अश्वमेघ पराक्रम लिखा हुआ है। इससे पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया। इसी प्रकार चंद्रगुप्त की व्याघ्र अंकित मुद्राएं उसकी पश्चिम भारत की विजय को दर्शाती है, क्योंकि बाघ जो है पश्चिम भारत में ही बहुतायत में मिलता है। थर्ड पॉइंट, कुछ मुद्राएं अथवा सिक्के राजा की व्यक्तिगत अभिरुचि
को भी दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त अपने वीणा भात के सिक्कों पर बैठकर वीणा बजा रहा है। ये उसके संगीत प्रेम को प्रदर्शित करता है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाना बहुत पसंद था। 4th पॉइंट, कभी कभी मुद्राओं पर हमें 2 नाम मिलते हैं। 2 नाम इसलिए मिलते हैं कि कभी कभी विजेता नए सिक्के चलाने की अपेक्षा उस राज्य के पुराने सिक्कों पर ही स्वयं का नाम लिखवा देता था। इसका उदाहरण है जोगलथम्बी से प्राप्त मुद्रा भांड में बहुत सी ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिनमें नेहपान, जो कि शक शासक था, शक शासक नेहपान के नाम के साथ साथ गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम भी मिलता है। इससे पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नेहपान को युद्ध में पराजित किया था और इसी उपलक्ष्य में उसने नेहपान द्वारा पूर्व में चलाए गए सिक्कों के ऊपर स्वयं का नाम पुनः अंकित करवाया। 5th पॉइंट, कभी कभी हमें मुद्राओं पर 2 नाम मिलते हैं। ये 2 नाम राज्य के वास्तविक शासक तथा उसके सहायक युवराज, जो कि होने वाला राजा होता था, उसके होते थे। उदाहरण के लिए हमें शक क्षत्रपों की मुद्राओं पर 2 नाम मिलते हैं। एक तो राजा का स्वयं का नाम, दूसरा उसके युवराज का नाम। 6th पॉइंट, मुद्राओं के आधार पर कभी कभी हम राज्य की सीमाएं भी निर्धारित कर सकते हैं, अर्थात मुद्राएं किसी राज्य की सीमाओं के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन ये राज्य की सीमाओं के निर्धारण के लिए हमें इसमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ये मुद्राएं व्यापारियों के माध्यम से दूसरे राज्य में ले जाई गई हों। पृथ्वी के नीचे या ज़मीन में दबे हुए बड़ी मात्रा में यदि आपको मृदभांड प्राप्त होते हैं तो पुरातत्वविद इस बात का अनुमान लगाते हैं कि संभवतः उस राज्य में शांति नहीं थी। ये अशांति काल का सूचक है। मुद्राओं की धातु राज्य की समृद्धि अथवा उसकी असमृद्धि की ओर भी संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए जो प्रारंभिक गुप्त शासक हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, इनके शासनकाल में जो हमें स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं वो अत्यधिक विशुद्ध हैं, अर्थात उनमें सोने में उन धातु के स्वर्ण में मिलावट नहीं के बराबर है या मिलावट का प्रतिशत बहुत कम है। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त द्वितीय की मुद्राओं में हमें जो सम्मिश्रण मिलता है वो अधिक है, यानी सोने में जो मिलावट है उसका प्रतिशत अधिक है। ये इस चीज़ का संकेत करता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था निरंतर गिरती जा रही थी। मुद्राओं के चित्रण और लेख राज्य में कला और साहित्य की अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। उदाहरण के लिए गुप्तकाल की मुद्राओं पर उत्कीर्ण अभिलेख एवं चित्र बड़े ही कलात्मक हैं। जैसे कुमारगुप्त के मयूर भांत का सिक्का कुमारगुप्त की कलात्मक अभिरुचि का परिचय देता है। इसी प्रकार इन पर लिखे अभिलेख तत्कालीन राज्य और समाज की साहित्यिक अभिरुचि का भी परिचय देते हैं। एक ही राजा की बहुसंख्यक मुद्राएं हमें यदि किसी क्षेत्र से प्राप्त हों तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस राजा का शासन दीर्घकालीन था एवं समृद्धशाली था। ये उसकी शक्ति और लंबे समय तक शासन का
परिचायक है।